हेलो फ्रेंड्स। जैसे 5 बार इंडिया से टी20 वर्ल्ड कप में हारने के बाद पाकिस्तान को फाइनली छठी बार जाके एक विक्ट्री मिली थी, उसी तरीके से इंग्लैंड को यूरोपियन नेशंस को 5 बार से बिना हराए आना पड़ रहा है। अब शायद छठी बार वो लकी हो जाए, बट डिपेंड्स। फिलहाल तो ये रिकॉर्ड इंटैक्ट है और ये रिकॉर्ड बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि बाकी यूरोपियन नेशंस बहुत ही वीक हैं। मैं बात कर रहा हूँ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स की। हालांकि यहाँ पे इंग्लैंड को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दिया जा सकता है कि वो पांचों मैच हारे नहीं है, बल्कि उनमें से 2 मैचेस बारिश की वजह से रेन्ड आउट थे। लेकिन 3 मैचेस में वो हारे हैं, 2 बार नेदरलैंड से। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 वर्ल्ड कप में, जब 2009 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ही होस्ट कर रहा था और वहां पे वो नेदरलैंड से पहला मैच हार गए थे। उसके बाद आयरलैंड के साथ उनके मैच में बारिश हो गई थी। फिर 2014 वर्ल्ड कप में फिर से नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हरा दिया। पिछला वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीती थी 2022 का ऑस्ट्रेलिया में, वहां इंग्लैंड सिर्फ एक मैच हारी थी और वो भी आयरलैंड से। हालांकि वो भी एक रेन इफेक्टेड मैच था और वहां भी डकवर्थ लुइस मेथड लगा था, लेकिन स्टिल वो आयरलैंड से हार गई। और कल भी मैं आपको ये बता दूं कि वो कोई बहुत इजी विक्ट्री की तरफ नहीं थी कि जो बारिश की वजह से इंग्लैंड को विक्ट्री डिनाई हो गई। अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया था स्कॉटलैंड ने और शायद इंग्लैंड को मुश्किल पड़ सकती थी। इंग्लैंड का टारगेट 10 ओवर में 109 रनों का था। और पिचेस, वैसे तो ये पिच इतनी डेडली नहीं लग रही थी, टू पेस नहीं लग रही थी, लेकिन यहीं पर ओमान और नामीबिया का मैच हुआ था। वहां 20 ओवर में 109 रन बनाने मुश्किल हो गए थे। तो इट वाज स्टिल अ 50-50 गेम आई वुड से। लेकिन बारिश हो गई और इंग्लैंड अभी तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके चल रहा है जहां वो किसी भी यूरोपियन कंट्री को हरा नहीं पाया है टी20 वर्ल्ड कप्स में। अब इस वर्ल्ड कप में दोबारा ये मौका मिलता है कि नहीं, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये रिकॉर्ड कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंग्लैंड के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि कल एक दूसरा मैच हुआ जिसमें नेपाल, जो काफी शोर शराबे के बाद क्रिकेट में वापस आया था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ बड़ा करेंगे इस वर्ल्ड कप में, वो अपनी पहले मैच में बुरे तरीके से हार गए। काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही बैटिंग वाइज उनकी, क्योंकि वो बैटिंग में कोई बड़ा स्कोर खड़ा ही नहीं कर सके। अगर बैटिंग में उन्होंने कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल बनाया होता तो शायद वो नेदरलैंड्स को कुछ चैलेंज दे पाते, लेकिन सिर्फ 106 ऑल आउट। और कुछ पिचेस ऐसी रही हैं जहां पर ये टोटल भी कॉम्पिटिटिव रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी पिच नहीं थी। ये तो भला हो नेपाल की टेल का कि वो 100 भी क्रॉस कर पाई, वरना एक टाइम पे जब 84 फॉर 7, 66 फॉर 6 था तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये 80-90 तक निपट जाएंगे। लेकिन टेलेंडर्स ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की और इंश्योर किया कि नेपाल 100 बना सके। हालांकि नेदरलैंड्स ने भी इस टोटल को बहुत कंफर्टेबली चेज नहीं किया, उनको ऑलमोस्ट 19 ओवर लग गए। लेकिन उनके एक ओपनर मैक्स ने इंश्योर किया कि वो एक एंड होल्ड करके रखें, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लेस देन 6 था, तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो एक एंड होल्ड करके रखे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन 48 बॉल्स पे 54 नॉट आउट बनाए और इंश्योर किया कि नेदरलैंड्स को एक विक्ट्री मिल जाए। सो गुड स्टार्ट फॉर नेदरलैंड्स। आज इंडिया अपने वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने जा रही है न्यूयॉर्क में आयरलैंड के साथ। हालांकि ये कंपैरेटिवली काफी इजी कॉन्टेस्ट होना चाहिए, लेकिन आयरलैंड ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को हराया है और उस पूरे 3 मैच की सीरीज में आयरलैंड काफी कॉम्पिटिटिव रही। उसके अलावा इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके के पिचेस हैं, फ्रैंकली कोई भी कंट्री आउट ऑफ रेस नहीं है। आपने देखा कि कैसे पीएनजी ने वेस्ट इंडीज को बिल्कुल चैलेंज करके ऑलमोस्ट फंसा लिया था। 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे और वेस्ट इंडीज के 5 विकेट गिर चुके थे। ये तो रॉस्टन चेज और आंद्रे रसल ने बचा लिया, लेकिन यहाँ पर आप कह नहीं सकते। आपने देखा कि श्रीलंका किस तरीके से न्यूयॉर्क में ही 77 पे ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका, जो बैटिंग फायर पावर है, उनको भी 16-17 ओवर लग गए इस टारगेट को चेस करने में। उस मैच में एक और रिकॉर्ड बना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट बॉल्स। तो जिस ग्राउंड पे ये रिकॉर्ड बना है 127 डॉट बॉल्स इन अ सिंगल गेम, उसी ग्राउंड में इंडिया और आयरलैंड सामने आएंगे। इंडिया के पास एडवांटेज है कि उनके पास कुछ एक्सपीरियंस बैट्समैन है जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने 100 से ऊपर टी20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, और बाकी सारे प्लेयर्स लाइक जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये सब भी काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। अक्षर पटेल को मुझे लगता है डेफिनेटली मौका दिया जाएगा नंबर 8 पे। तो मेरे ख्याल से इंडिया
कुछ प्रिपरेशन करके आएगा, और अगर पिच इंडिया को 180 190 नहीं लगी तो इंडिया के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो 140 150 के टोटल को अचीव कर सकते हैं। दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो देखने के लिए ये होगी कि इंडिया की ओपनिंग पेयर क्या होगी, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने कौन आते हैं, क्या वो यशस्वी जायसवाल होंगे, या जो मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली ही होंगे। डेफिनेटली इंडिया के लिए पहले दो मैचेस सबसे चैलेंजिंग हैं, जो कि आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ। फिर शायद यूएस और कनाडा के खिलाफ इंडिया कुछ नए कॉम्बिनेशन ट्राई करे, कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई करे, मगर मेरे ख्याल से फिलहाल पहले दो मैचेस में विराट कोहली ही ओपनिंग करेंगे। अब बात सॉरी गाइस, अब बात करते हैं बॉलिंग की। सिराज और अर्शदीप, ये एक टफ चॉइस है जो रोहित शर्मा को लेनी है। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा बुमराह के और हार्दिक के रहते एक लेफ्ट आर्मर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि दो राइट आर्म सीमर्स ऑलरेडी टीम में हैं। हो सकता है कि सिराज और अर्शदीप दोनों को भी मौका मिले, क्योंकि हमने देखा था कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच में पेसर्स के लिए काफी सपोर्ट था पिच पे। मगर क्या इंडिया नंबर 8 तक अक्षर को खिला के सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर्स खिलाना चाहता है, या क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहता है? ये कुछ टफ डिसीजन है रोहित शर्मा को जो लेने पड़ेंगे, और मोस्ट लाइकली अगर रिजल्ट इंडिया के फेवर में रहता है तो यही टीम होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेगी। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल खेलने वाली है, और आज एक ऐसा दिन है जब सिर्फ एक ही मैच है। अब देखते हैं इंडिया की ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।